नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संविधान को जानेंगे और संविधान के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें हम सारे आर्टिकल को देखेंगे, जिसमें इस वीडियो में आज हम आर्टिकल 1 to 4 को देखेंगे जो पार्ट 1 के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल, 22 भाग पार्ट जिसे बोलते हैं और 12 अनुसूची जिसे शेड्यूल बोलते हैं। तो 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 शेड्यूल है। शेड्यूल ये पहले जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय ये टोटल 8 शेड्यूल था, बाद में संशोधन होके टोटल हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हो चुका है। वैसे तो आर्टिकल भी बहुत सारे बढ़ चुके हैं, लेकिन नंबरिंग में 395 आर्टिकल ही है। लगभग अभी के अगर टोटल काउंट करें तो 450 आर्टिकल हो चुके हैं, लेकिन अभी नंबरिंग में वो सारे एडजस्ट होते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज पार्ट 1 को। पार्ट 1 क्या बोलता है? संविधान का भाग 1 जो बोलता है वो यूनियन इट्स टेरिटरी के बारे में बोलता है, जो जिसे संघ और इसके क्षेत्र के बारे में बोलते हैं। इसमें इस पार्ट में आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 4 आर्टिकल आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 में 3 क्लॉज हैं, 1, 2 और 3। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में ये बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत is a union of state। तो इंडिया जो कि भारत है इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान में के आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया को क्या बताया गया? यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या होता है ये हम समझेंगे, लेकिन संविधान में कहीं भी ये फेडरल वर्ड का जिक्र नहीं है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या फेडरल वर्ड हमारे संविधान में है, तो नहीं, हमारे संविधान में फेडरल वर्ड का जिक्र तो नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर जो हमारा है वो फेडरल है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फेडरल स्टेट का मतलब ये होता है कि पावर जो है वो यूनियन और स्टेट, ये सारे स्टेट हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। तो यूनियन और स्टेट के बीच में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर होता है, पावर का सेपरेशन होता है। ये सारे जो पावर होते हैं, कुछ कुछ पावर सेपरेट होते हैं। राज्य अपना खुद का कुछ उसमें पावर डिराइव होता है यहां से, जो यूनियन से डिराइव होते हैं, और उसको वो एंजॉय करता है। और एक होता है, तो हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर को और एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। जैसे अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, तो अमेरिका जैसे है, तो ये जो है वो सारे स्टेट से मिलके एक अमेरिका बना है। इसमें 50 स्टेट्स हैं जो मिलके अमेरिका को बनाया है। लेकिन हमारा जो इंडिया है पहले एक यूनियन बना है, और यूनियन से हमारा क्या बना है? बहुत सारा स्टेट बना है, जिसको पावर डेलीगेशन किया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हमारा एक्चुअल में 2 फेडरल जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमारा भी सिस्टम पद्धति जो है वो वैसा ही है। लेकिन कुछ अमेरिका का जो अमेरिका सिस्टम है उससे थोड़ा सा अलग सिस्टम है, इसीलिए हम लोग अपने इंडिया के फेडरल को 2 फेडरल नहीं बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में ये बोलता है कि नेम एंड किसका नेम? स्टेट का नेम, राज्य का नाम और उसका एक्सटेंट मतलब उनका विस्तार, इसके बारे में आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि नाम, स्टेट का नाम क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। और तीसरा आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 3 में यह बताया गया है कि इंडियन टेरिटरी के बारे में। इंडियन टेरिटरी, तो इंडियन टेरिटरी क्यों बताया गया? इंडियन टेरिटरी, अब यहां तो बोल दिया गया था कि भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन फिर से यहां इंडियन टेरिटरी के बारे में इसलिए बताया गया
क्योंकि ये थोड़ा लोअर एक्सटेंट हो रहा था। इंडियन टेरिटरी बोलने से यहाँ पे तीन चीज इसके अंतर्गत, इस कैटेगरी के अंतर्गत तीन श्रेणी में बांटा गया इंडियन टेरिटरी को। एक स्टेट यूटी जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, और एक ऐसे स्टेट जिसको कभी भी फ्यूचर में इंडिया एक्वायर कर सकता है। इंडिया एक्वायर कर सकता है मतलब कि उसको अपने राज्य में, अपने देश में मिला सकता है बाय द एग्रीमेंट, या फिर जीत के, या किसी को हरा के, या फिर लीज पे, जैसे भी हो। कोई अगर फ्यूचर में इंडिया जो है वो अगर उसको क्या करता है, एक्वायर करता है, तो वो इंडियन टेरिटरी के अंदर ही शामिल होगा। तो यहाँ पे केवल यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में पता चल रहा था, लेकिन आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 3 में इंडियन टेरिटरी जो एक पूरा डिफाइन कर दिया गया इंडिया को और बृहत स्तर से, कि इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत स्टेट्स आएंगे सारे, यूनियन टेरिटरी आएंगे, एंड वैसे एरिया भी आएंगे, वैसे स्टेट्स भी आएंगे जो फ्यूचर में एक्वायर किए गए हों। जैसे बाद में जितने भी दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, सारे जो हमारे स्टेट्स हैं अभी, वो फ्यूचर वो क्या किया गया था, दूसरे देशों से एक्वायर किया गया था। तो ये आर्टिकल 1, 2, 3। अब यहाँ पे एक और चीज फोकस करने वाली बात है कि इंडिया दैट इज भारत का क्या मतलब है। तो जब हमारा संविधान सभा का निर्माण चल रहा था तो बहुत सारे लोग इस डिबेट में चले गए कि नाम इंडिया दिया जाए या नाम भारत दिया जाए, लेकिन फिर बहस होने के बाद ये फाइनल हुआ कि इंडिया और भारत दोनों संविधान में नाम दिया जाए, मतलब दोनों संवैधानिक रूप से दोनों शब्द भारत के नाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी इंडिया को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, इसीलिए पहले इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है। इंडिया ज्यादा प्रेफरेंशियल वर्ड है हमारे संविधान के लिए। आर्टिकल 2 को देखते हैं कि आर्टिकल 2 क्या है। तो नेक्स्ट आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम इस डिफरेंस को भी समझेंगे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। तो आर्टिकल 2 ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो संसद है वो में बाय लॉ किसी भी विधि के अनुसार नए राज्य न्यू स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट या एडमिशन, इसको एडमिट भी बोल सकते हैं। तो समझा रहा हूं मैं, फिर से एक बार आपको बोलता हूं कि पार्लियामेंट जो है वो अपने लॉ के द्वारा, जो भी लॉ निर्धारित है, विधि निर्धारित है, उस विधि के द्वारा किसी भी नए राज्य का गठन कर सकता है या उसकी स्थापना कर सकता है या एंट्री दे सकता है, मतलब स्थापना कर सकता है या उसको अपने राज्य में मिला सकता है। तो कैसे नए राज्य, जो अभी तक इंडियन यूनियन में नहीं है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए आर्टिकल 2 ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ के द्वारा किसी भी नए स्टेट का क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है या उसको इंडियन यूनियन में क्या कर सकता है, मिला सकता है, जो अभी तक इंडियन में नहीं है। और आर्टिकल 3 में आपको समझ में आएगा, आर्टिकल 3 में यही शक्ति दिया गया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ विधि के अनुसार राज्यों का गठन कर सकता है, कोई राज्य का गठन कर सकता है, एक राज्य को 2 राज्यों में विभाजित कर सकता है। बहुत सारे राज्य जैसे आप जानते हैं कि 2 राज्य में विभाजित हो चुके हैं, तो नए राज्य का गठन कर सकता है। वो राज्य गठन कहां से होंगे, वो एक राज्य से 2 राज्य में, जैसे कोई भी, जैसे बिहार से झारखंड हो चुका है नया राज्य, तो जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है, तो ये राज्यों का गठन कर सकता है। दूसरा, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, मतलब सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, एरिया को इंक्रीज कर सकता है, एरिया को डिक्रीज कर सकता है या नाम में परिवर्तन कर सकता है। 5 चीजें हैं आर्टिकल 3 में। राज्य का गठन, अब राज्य का गठन कैसे, एक राज्य से 2 राज्य को या 2 राज्य से 1 राज्य का गठन, ऐसे भी हो सकता है। तो राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन, एरिया में चेंज, तीसरा पहला राज्य का गठन, दूसरा सीमा में परिवर्तन, तीसरा एरिया को इंक्रीज कर सकता है, चौथा एरिया को डिक्रीज कर सकता है और 5वां नेम में चेंज कर सकता है, नाम में परिवर्तन। जैसे पहले मैसूर कर्नाटक हो गया,
बॉम्बे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नाम में भी चेंज हो सकता है। तो ये पार्लियामेंट को शक्ति दिया गया है। तो इसमें क्या है, ये इंटरनल रीअरेंजमेंट है। इंटरनल रीअरेंजमेंट मतलब जो पहले से इंडियन यूनियन में हैं, जो आर्टिकल 1 में आप पढ़े कि इंडिया में जो इंडियन यूनियन में स्टेट होते हैं, टेरिटरी होते हैं, और जो ऐसे एरिया जो बाहर से भी एक्वायर किए जा सकते हैं फ्यूचर में, सारे इंडियन यूनियन में है। तो जो अभी इंडियन यूनियन में शामिल हो चुके हैं उसी में ये 5 काम करना है। तो आर्टिकल 3 के अनुसार ये शक्ति दे रहा है पार्लियामेंट को। और जो अभी इंडियन यूनियन में शामिल नहीं है उनका अगर स्टेब्लिशमेंट करना है, या पहले से कोई राज्य है और जैसे संधि हो गया, जैसे इंडिया है और सिक्किम था, तो इन दोनों में संधि हो गया कि ठीक है हम आपके राज्य में शामिल होंगे, तो ये नए राज्य बस एडमिट हो गए हैं। लेकिन एक ऐसा आ सकता है, एक एस्टेब्लिशमेंट कैसा आता है कि किसी देश, कोई और देश है और एक इंडिया है और कोई अनदर कंट्री है, ये इंडिया है, इस देश का कुछ एरिया तोड़ के हम क्या करेंगे, इसको शामिल करेंगे और एक नया राज्य बना देंगे। ठीक है, इसको शामिल करेंगे और एक नया राज्य बना देंगे, नया स्टेट बना देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट। और अगर सिक्किम को जैसे हम एज ए राज्य ही ले लिए, जैसे पहले इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया और फिर फुल स्टेट बनाया गया था, तो इसका मतलब उसका सीधे एडमिशन हो गया नए राज्य के, जो इंडियन यूनियन में शामिल नहीं है। तो वो आर्टिकल 2 में, यहां बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। तो होप आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल 3 जो है इंटरनल रीअरेंजमेंट को बताता है और आर्टिकल 2 जो है वो एक्सटर्नल अरेंजमेंट को बताता है। इसके बाद हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि ये जो नए राज्यों का गठन, नाम में परिवर्तन, ये सब कैसे होता है। तो ये हम आपको आगे बताते हैं। आर्टिकल 3 के हम प्रोसीजर को देखते हैं कि आर्टिकल 3 का प्रोसीजर क्या है। तो आर्टिकल 3 का जो प्रोसीजर है, आर्टिकल 3 का प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे राज्यों का गठन होता है। तो राज्यों का गठन आर्टिकल 3 में ये बताया गया है कि राज्यों का गठन जो होगा वो साधारण प्रक्रिया के तहत होगा, साधारण संशोधन के थ्रू होता है, साधारण संशोधन विधायक प्रक्रिया के थ्रू होता है। संविधान में संशोधन माना जाएगा उसे, लेकिन वो संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा। वो क्या होगा आर्टिकल 4 में हम देखेंगे। तो क्या है प्रोसीजर नए राज्य का गठन करने का। तो प्रोसीजर सबसे पहले ये है कि जैसे कोई राज्य का निर्माण करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन जरूरी है। तो प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन मस्ट है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आता है एग्जाम में। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मस्ट है, पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जाएगा, उसके बाद बिल जो है वो पार्लियामेंट में एडमिट होगा। पार्लियामेंट में बिल एडमिट होगा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, मस्ट है। बिल एडमिट हुआ पार्लियामेंट में, ये या तो लोकसभा में भी हो सकता है या फिर और राज्यसभा, जहां भी होना है, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सभा में बिल को एडमिट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से। उसके बाद जो बिल है उसको कहां भेजता है प्रेसिडेंट, कहां रेफर करता है, इधर आ जाइए, इधर रेफर करेगा कहां पे, जिस राज्य से संबंधित उस राज्य से। जैसे अगर एमपी और छत्तीसगढ़ है तो अगर एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग करना है तो एमपी का जो स्टेट असेंबली होगा वहां पे बिल को राष्ट्रपति भेजेगा। राष्ट्रपति बिल को भेजेगा, हैज टू का मतलब ये भी मस्ट है, हैज टू, प्रेसिडेंट हैज टू सेंड द बिल इन कंसर्न्ड स्टेट असेंबली, भेजना ही पड़ेगा। और ये स्टेट असेंबली में बिल पहुंच गया। अब स्टेट असेंबली जो है उसको मानता है, उसमें अगर कुछ संशोधन करता है या जो भी करता है, अगर संशोधन करके भेजता है तो पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट में बिल एडमिट हुआ है तो पार्लियामेंट उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। स्टेट अगर उसको नहीं पास करता है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी वो बिल रद्द नहीं किया जाएगा। मतलब केवल उसको वहां पे स्टेट असेंबली में बस एक औपचारिक तौर पे भेजा जाता है, लेकिन भेजना मस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो उसका मानना नहीं मानना ये पार्लियामेंट के लिए ऑप्शनल है, वो मान सकता है रिकमेंडेशन को, नहीं भी मान सकता है। फिर इसके बाद बिल जो आएगा वो फिर पार्लियामेंट में आएगा और पार्लियामेंट में बिल आने के बाद क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से, ये पार्लियामेंट में फिर से बिल आ गया और सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, दो टाइप के मेजोरिटी होते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी से
साधारण बहुमत बोलते हैं इसको, तो साधारण बहुमत से ये पारित हो जाएगा। साधारण बहुमत से पारित होना मतलब जो बैठे हुए हैं उसका 50% से +1, 50% से एक वोट ज्यादा अगर आता है, जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो इन सिंपल मेजोरिटी से क्या हो सकता है, बिल पास हो जाएगा और उसके बाद वो जो भी संशोधन करना है वो संशोधन हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेगा, तो उसको वो जो भी राज्य का गठन करना है वो राज्य का गठन हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट के पास फिर से आएगा और ये बिल ये फाइनली जो कानून बनना होगा, जो भी संशोधन होना होगा वो अमेंडमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। एक बार और हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से कहा जाएगा, बिल पार्लियामेंट में जाएगा। फिर बिल को कहां भेजना होगा, प्रेसिडेंट को भेजना होगा कहां, कंसर्न्ड स्टेट में, जिससे भी जिस स्टेट से राज्यों का गठन करना है दूसरे राज्य का, उस स्टेट असेंबली में जाएगा। उसके बाद वो फिर पार्लियामेंट में आएगा। यहां से उनका रिकमेंडेशन जो भी संशोधन होगा वो ऑप्शनल होगा, चाहे तो पार्लियामेंट माने चाहे तो नहीं माने। उसके बाद वो सिंपल मेजोरिटी से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसको साइन करके फाइनल संशोधन कर देगा। तो ये बहुत दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सभा में इनिशिएट किया जा सकता है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है, और तीसरा प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट को भेजना पड़ेगा। ये तीन चीज आप समझ जाएंगे तो प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट केस यहाँ ये बनता है कि अगर इसके अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी राज्य को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, क्षेत्र को परिवर्तित कर सकता है, तो क्या वो किसी राज्य को दूसरे देश को दे भी सकता है? क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है? तो ये बेरुपारी केस हुआ था 1960 में। तो इस समय उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो आदेश दिया कि संसद के पास ये शक्ति नहीं है कि वो दूसरे देश को हमारा जो राज्य है वो दे सकता है। अगर कुछ हमारे यूनियन में जो भी एरिया है, अगर वो किसी दूसरे देश को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए संशोधन जो होगा वो 368 आर्टिकल के तहत ही संशोधन होगा। ये साधारण विधायक प्रक्रिया के तहत संशोधन नहीं हो सकता है। ये थोड़ा टफ, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो संशोधन होता है वो थोड़ा स्पेशल मेजॉरिटी वाला संशोधन होता है। तो इसीलिए जो भी इस टाइप की चीजें होंगी वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हो। जैसे 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता हुआ, कुछ सीमा उनका हमारे पास आया, कुछ हमारा एरिया उनको दिया गया, तो वो 368 के अकॉर्डिंग ही संविधान में संशोधन हुआ था, 6वां संशोधन था वो। तो ये फाइनल हमारा आर्टिकल 3 के बारे में है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 4 को देखते हैं। आर्टिकल 4 जो है उसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बातें लिखी गई हैं। यह आर्टिकल 4 ये बताता है कि जो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो नए राज्य का गठन हो रहा था, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था, न्यू स्टेट फॉर्मेशन, वो जो है अंडर आर्टिकल, क्योंकि ये न्यू स्टेट का फॉर्मेशन है का मतलब अमेंडमेंट है, संशोधन है, संविधान में संशोधन है। लेकिन ये जो संविधान में संशोधन है वो 368 आर्टिकल में जो संशोधन दिया गया है उसके तहत नहीं होगा। ये आर्टिकल 4 में लिखा गया है। तो ये कैसे होगा? तो ये साधारण प्रक्रिया द्वारा होगा, साधारण विधायी प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो नए राज्य का गठन करना है, न्यू राज्य का एस्टेब्लिशमेंट करना है, इसके अंतर्गत 5 चीजें जो हम पढ़े कि नए राज्य का गठन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र को घटाना और क्षेत्र को बढ़ाना, ये जो 5 चीजें आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हो रहा था, और 2 चीजें आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हो रहा था, जिसमें नए राज्य का गठन था, जो नए राज्य जो थे उसका एस्टेब्लिशमेंट, और नए राज्यों का एडमिट। तो एस्टेब्लिशमेंट और एडमिट जो न्यू स्टेट का हो रहा था, वैसे स्टेट जो यूनियन में शामिल नहीं थे, यूनियन में नहीं थे, याद रखिएगा। जो यूनियन मतलब यूनियन कौन सा यूनियन? इंडिया के यूनियन में नहीं थे,
उन राज्यों को जो शामिल कर रहे थे तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग, और जो इंडिया में पहले से ही थे उसको आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। ऐसा जो काम कर रहे थे हम लोग, ये आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो संशोधन होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं समझा जाएगा, ये साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा समझा जाएगा। तो ये सिंपल सा आर्टिकल 4 है। तो कहीं अगर क्वेश्चन में आता है कि क्या जो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग नया राज्य का गठन है वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संशोधन होता है, नहीं, वो आर्टिकल 368 के दौरान संशोधन नहीं होता है, वो साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा संशोधन होता है। संशोधन होता है, कहीं क्वेश्चन आगे कि क्या ये संविधान में संशोधन है? संविधान में संशोधन है। संविधान में ऐसा नहीं कि बोल दीजिएगा संविधान में संशोधन नहीं है, संविधान में संशोधन है, लेकिन संविधान में संशोधन साधारण संशोधन है। 368 आर्टिकल में जो संविधान का जो इसके अकॉर्डिंग जो संविधान की नियमें लिखी हुई हैं आर्टिकल 368, क्योंकि हम बाद में 368 आर्टिकल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 368 में जो बोला गया है कि इसमें जो संविधान का संशोधन का प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन नहीं बोलते हैं। अगर इसमें जो चीज लिखा गया है प्रक्रिया इस आर्टिकल में, उस अगर प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो उसको बोला जाता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संशोधन हुआ, और अगर इसके प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया तो उसको साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा संशोधन बोलते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन बोलते हैं। तो ये था आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। तो होप आपको ये 4 आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ेंगे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये एक एक करके हम लोग उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। अभी ये 4 आर्टिकल है, उसके बाद नेक्स्ट और जितने भी आर्टिकल हो सकते हैं वो धीरे धीरे एक एक वीडियो को में हम करते जाएंगे और पूरे संविधान को हम आर्टिकल के थ्रू समझ सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।